हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू दिस क्लास। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम काफी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार क्विकली आपको रिकॉल करता हूँ एक बार चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, हमें पता है मैटर क्या होता है। हमें पता है एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जब एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? एटम्स जब केमिकली कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल दो टाइप के बन सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है? जब सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे, एक ही टाइप के। जब मोर देन वन टाइप या डिफरेंट काइंड के एटम्स कंबाइन होंगे तो उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, NO2 हो गया, NO3 हो गया, राइट, NO हो गया, एटसेट्रा। जैसे S8 हो गया, P4 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया, Br2 हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल्स को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स भी आ जाती थी, जैसे कि आपके एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हैं जैसे एटोमिसिटी होगी, कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, उसे क्या कहेंगे? एटोमिसिटी। वैलेंसी हो गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। चलिए, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सभी आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट एनी। राइट, तो पूछा हुआ सिंबल ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट इज CO। तो क्या ये सिंबल करेक्ट है? हमने जैसे बर्जीलियस के सिंबल्स, बर्जीलियस के रूल पढ़ लिए हैं। और सबसे पहले जो सिंबलाइज किया था एलिमेंट्स को वो जॉन डेल्टन ने किया था। उसके बाद बर्जीलियस ने, जैकोब बर्जीलियस ने सिंबलाइज किया था एलिमेंट्स को और कहा था कि कुछ चार बेसिक रूल दिए थे, चार पांच बेसिक रूल, जिनके अकॉर्डिंग हमने सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख सकते हैं। तो उसने कहा जैसे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का नाम लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम क्या है? कोबाल्ट। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और सेकंड लेटर स्मॉल। तो कोबाल्ट का जो सिंबल होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल C स्मॉल O, ना कि कैपिटल C कैपिटल O। ठीक है, तो ये सिंबल क्या है? गलत। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। स्टेटमेंट सही क्या है? स्टेटमेंट सही है कि कैपिटल C और स्मॉल O इसका सिंबल रहेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो हमें फर्स्ट रूल कहता है कि जो इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग हमें किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखना है, जैसे हाइड्रोजन का हो जाएगा H। सेकंड रूल कहता है अगर फर्स्ट लेटर सेम है, जैसे कार्बन का C है और कोबाल्ट का भी C है, तो हमें क्या करना है? दो लेटर का सिंबल यूज करना है। तो कार्बन का तो कैपिटल C हो गया सिंबल और दूसरा कोबाल्ट का हो गया कैपिटल C और स्मॉल O। बट अगर फर्स्ट दो लेटर का सिंबल यूज कर रहे हो तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल रखना है। ये आपका कहता है कौन सा? ये कुछ बर्जीलियस के रूल्स थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक एलिमेंट है X, ठीक है, जिसकी वैलेंसी है 4, मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? 4, मतलब ये 4 के साथ कंबाइन हो सकता है। अनदर एलिमेंट है Y, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? 1, मतलब वैलेंसी कितनी? 1। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? सीधी सी बात है, फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे लिखिए आप सिंबल एलिमेंट्स के X और Y, और यहाँ पर लिखिए उनके नीचे उनकी वैलेंसी। यहाँ पे लिखते हैं सिंबल, यहाँ पे लिखते हैं उनकी वैलेंसी, और यहाँ पर आपको क्रिस क्रॉस मेथड से मिल जाएगा केमिकल फॉर्मूला। अब X की वैलेंसी कितनी दी है उसने? 4, और Y की वैलेंसी 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिला फॉर्मूला XY4। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, X की कैपेसिटी है 4 Y के साथ कंबाइन होगी, मतलब कैपेसिटी कितनी है? 4, मतलब वैलेंसी क्या है उसकी? 4, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? 4, और Y की 1 है, तो XY4 विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड XY4। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है X की वैलेंसी कितनी? 2, Y की वैलेंसी कितनी? 1। तो आप कुछ नहीं करते, आपको क्या करना है? XY लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये X नहीं है, Y है, ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको मिल जाएगा XY2। क्या मिल जाएगा? XY2 फॉर्मूला। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन कह रहा है द वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ सम ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो, ठीक है। सोडियम आयन का चार्ज दे रखा है +1, ठीक है। अमोनियम आयन का चार्ज देगा, सोडियम आयन होता है Na पॉजिटिव, अमोनियम आयन होता है NH4 पॉजिटिव, कैल्शियम आयन होता है Ca2 पॉजिटिव और लेड आयन होता है Pb2 पॉजिटिव। उसके बाद फॉस्फेट आयन कह रहा है PO4 3 नेगेटिव, ये अनायन हो गया। ब्रोमाइड आयन कह रहा था Br नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन कह रहा था OH नेगेटिव और सल्फेट आयन कह रहा था SO4 2 नेगेटिव। ये बात हो गई। तो जो चार्जेस होते हैं एक्चुअली, जो आयंस होते हैं ना, कटायंस और अनायंस, उनका जो चार्ज होता है एक्चुअली वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। जितना चार्ज रहेगा उतने ही अपोजिट आयन के साथ कंबाइन करेगा, तो वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे Br नेगेटिव पे चार्ज -1 है तो वो +1 के साथ कहीं कंबाइन होना चाहेगा, राइट, मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होना चाहेगा। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई 1, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। वैलेंसीज में चार्ज यूज नहीं करते, +1 +2 ये तो चार्ज लिखे हो, वैलेंसीज में हमें सिर्फ नंबर लिखना होता है, चार्ज यूज नहीं करते। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। इसमें दिया हुआ यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना है। देखो सोडियम क्या कह रहा है Na, चार्ज कितना होता है पॉजिटिव, फॉस्फेट क्या होता है PO4 3 नेगेटिव, ठीक है जी। इनकी वैलेंसीज लिख लीजिए, जो इनके चार्जेस है यहाँ पे लिखते हैं, जो इनके चार्जेस है वो इनकी वैलेंसी। तो Na का 1 और PO4 का कितना हो जाएगा 3, और क्या करना है उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na3PO4, ठीक है। अगर कोई पॉलीएटॉमिक आनायन आता है या कटायन आता है तो उसको क्या करना, ब्रैकेट में बंद करना होता है जब वो मोर देन 1 होता है, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। ये हो गया सोडियम फॉस्फेट जिसका फॉर्मूला होगा Na3PO4। उसके बाद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट क्या होगा, देखो अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव और सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव। तो आपको क्या करना है NH4 और लिखना है और SO4 लिखना है। NH4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी कितनी 2, और क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये एक पॉलीएटॉमिक अनायन है, कटायन है। पॉलीएटॉमिक कटायन का मतलब एक से ज्यादा यहाँ पर एटम प्रेजेंट है। अगर एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो आपको क्या लिखना है, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके होल ट्वाइस, ऐसे सब्सक्रिप्ट कितने हैं वो यूज करना है। तो NH4 होल ट्वाइस SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca2 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन का होता है OH नेगेटिव। इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखनी है, मैं डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उस बात से, बट चार्जेस हटाते हुए फॉर्मूला लिखना है। तो Ca और OH एक पॉलीएटॉमिक अनायन है, तो CaOH होल ट्वाइस। उसके बाद लेड पे मैंने चार्ज बताया था आपको, लेड आयन पे 2 पॉजिटिव और ब्रोमाइड आयन पे होता है -1। तो चार्ज इनकी वैलेंसी लिख लीजिए, इसकी 2 और इसकी 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा PbBr2। जरा हम इनके फॉर्मुलेस देखते हैं। आंसर क्या दे रखा है, आंसर कह रहा है कि सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Na3PO4, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस और लेड ब्रोमाइड का PbBr2। इस तरीके से आप इनके फॉर्मुलेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस जिसमें सेम काइंड के आइटम्स या एक ही टाइप के आइटम्स कंबाइन होते हैं। सेम काइंड या आप कह सकते हैं ओनली वन टाइप के आइटम्स। एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल है जैसे P4 हो गया, S8 हो गया, H2 हो गया, Br2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, OO2 हो गया, एटसेट्रा। ये इसके एग्जांपल है, ये इसके क्या है एग्जांपल्स। अब कह रहा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में मोर देन 1 टाइप के आइटम्स होंगे। कितने, मोर देन 1 टाइप। मोर देन 1 टाइप के आइटम्स का मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 टाइप के आइटम्स का मतलब हुआ डिफरेंट काइंड के आइटम्स। आप कह सकते हैं डिफरेंट काइंड के आइटम्स। डिफरेंट काइंड के आइटम्स कैसे, जैसे मान लो एक सल्फर 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो गया SO2, जैसे मान लो एक सल्फर 3 ऑक्सीजन कंबाइन हो गया SO3। जैसे O3 क्या है आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, O3 क्या है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे NO2 हो गया, HNO3 हो गया, एटसेट्रा। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। मैंने तो आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट्स। एक सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। भाई सिंबल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन एटम का सिंबल होता है N। तो ये नाइट्रोजन क्या दिखा रहा है कि ये एक तो दिखा रहा है कि ये एलिमेंट को दिखा रहा है। उसके बाद आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा CO तो कोबाल्ट, जैसे मैंने लिखा Cu तो कॉपर। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये एक नाइट्रोजन एटम है। ये हो सकता है एक मोल एटम हो, ये भी हो सकता है एक मोल एटम हो, बट ये एटम को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर। अब नैनोमीटर मैंने आपको बताया था 1 नैनो इक्वल टू होता है 10⁻⁹। अगर आपने कहा 1 नैनोमीटर तो हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। अगर आप कह रहे हो कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे तो वो हो जाएंगे 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे 10⁻⁹ नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी अब 10⁻⁹ नैनोमीटर। कैसे पता लगाएं,
भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁹ से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁹ से। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। आप देख सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट आती है टॉपिक जो है वो आयंस। तो आयंस की बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आयंस को एक बार समझ लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप आयन वर्ड से समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो, चार्ज स्पीसीज। आयन वर्ड से मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ, चार्ज स्पीसीज। कोई भी चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। अभी कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम है सोडियम, ठीक है। अब सोडियम ने मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बन गया Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो ये बन गया कटायन। क्या बन गया, कटायन। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, कटायन, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, अनायन। तो एक आयन है जो वो एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ एटम। एटम तो जैसे मैंने ये दिखा दिया, ग्रुप ऑफ एटम जैसे SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, ये कुछ क्वेश्चन अभी हमने किए ना, उस टाइप के ग्रुप ऑफ एटम्स भी पॉसिबल हैं। एवरी एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड प्रोटॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो बहुत चार्ज बैलेंस ईच अदर, दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अगर किसी भी एटम में, मान लीजिए सोडियम की बात करूं, मान लीजिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। अब 11 ही नेगेटिव है और 11 ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर 11 नेगेटिव 11 पॉजिटिव है तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो ये हो गया न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। तो एटम क्या रहा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है, मान लीजिए Na पॉजिटिव लिखता हूं, तो इसके पास अब 11 तो प्रोटॉन है, बट इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास चार्ज 11 पॉजिटिव है और इधर कितना है 10 नेगेटिव। अगर 11 पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं, या आप कैंसिल आउट करते रहेंगे, जब बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव रह जाता है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव को इस तरीके से दिखाना होता है सुपरस्क्रिप्ट में। तो अब ये एक न्यूट्रल एटम नहीं, अब क्या बन चुका है, एक आयन। आयन कैसा, आयन भी दो तरह के होंगे, एक कटायन होगा और एक अनायन होगा। अब कटायन अनायन कैसे पता लगाएं, भाई जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बने या जो पॉजिटिवली चार्ज एटम हो वो कटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज हो वो अनायन। सीधी सी बात है। अनायन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझते हैं इस बात को थोड़ा डिटेल में। कटायंस क्या है, इफ एन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कटायन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बिल्कुल ठीक बात। भाई अगर चार्ज कब आएगा, किसी भी कोई भी चार्ज स्पीसीज कब बनेंगे, आयंस बनेंगे कब, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगर इक्वल होंगे तो वो न्यूट्रल होगा, और इक्वल नहीं होंगे तो वो आयन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे तो दो से केस बन सकते हैं, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव ज्यादा है किससे, नेगेटिव से, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का रिजल्ट का मतलब क्या है, अनायन, और पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या है, कटायन। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या है, कटायन। तो समझिए बात को। इफ एन एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स, देन ए न्यूट्रल एटम, देन इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कटायन। बिल्कुल ठीक बात। एग्जांपल आप ले सकते हैं सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, राइट, अमोनियम आयन, और भी बहुत सारे आयन है, जैसे Fe2 पॉजिटिव हो गया, Fe3 पॉजिटिव हो गया, फेरस आयन, फेरिक आयन, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट में, जो कि हमारा इसका एग्जांपल होगा। ए कटायन बियर्स दैट मच यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द न्यूट्रल एटम। सीधी सी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने एटम्स कटायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू रहेगी, आप ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दैट पर्टिकुलर एटम, उस एटम के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस लॉस, ठीक है। एग्जांपल, एल्यूमिनियम एटम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितने लॉस करें इसने, 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एल्यूमिनियम आयन। अब एल्यूमिनियम आयन पे कितना चार्ज आना चाहिए आपके हिसाब से, 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो एल्यूमिनियम आयंस बियर 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Al3 पॉजिटिव। ऑल मेटल्स एलिमेंट्स फॉर्म कटायंस। जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है किस बात की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एटम्स क्या बनाएंगे, कटायंस। क्या बनाएंगे, कटायंस। नेक्स्ट आता है अनायन। अनायन क्या है, मैंने आपको बताया था, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं, अनायन। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं, अनायन। तो समझते हैं इस बात को। अनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब इफ एन एटम हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम देन इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड ए नेगेटिवली चार्ज आयरन, नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज अनायन।
ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, राइट, N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ग्रुप में आ जाते हैं, PO4 2 नेगेटिव, और ले सकते हो आप सिंगल Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, F नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से आप ले सकते हो। OH नेगेटिव ग्रुप में आए तो, ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, बहुत सारे। ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म अनायंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों बना सकता है, H पॉजिटिव भी बना सकता है और H नेगेटिव बना सकता है, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जनरली क्या बनाते हैं, अनायंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अनायंस। ऐसा नहीं वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट जनरली आप कहेंगे वो अनायंस बनाएंगे। और पॉजिटिवली चार्ज कब बनाएंगे वो आप पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट ग्रेड्स में, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। एन अनायन बियर्स दैट मच यूनिट्स, अब जैसे कटायन पे कितना था, जो वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज थी, वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज कटायन पे जो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज थी वो किसकी इक्वल थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज कैसी हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। भाई कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो एन अनायन बियर्स दैट मच यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द न्यूट्रल एटम टू फॉर्म दैट अनायन। मान लीजिए नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन क्या बना लेगा, नाइट्राइड आयन, N3 नेगेटिव। सो नाइट्राइड आयन बियर्स 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज N3 नेगेटिव। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम, N3 नेगेटिव। साइज ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द अनायन एंड अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम है A, तो अगर इसका कटायन जो होगा, जो इसका अनायन होगा, मान लीजिए An नेगेटिव है और जो इसका कटायन है मान लीजिए An पॉजिटिव है, तो कटायन का साइज हमेशा स्मॉलर होगा, अनायन का साइज हमेशा लार्जर होगा। इसका रीजन आप पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ये इसका क्या है, साइज डिक्रीजेस। आप ऐसे समझ सकते हैं, पेरेंट एटम का जो कटायन होगा, ये मान लीजिए पेरेंट एटम है, और इसका जो कटायन होगा, यहां से बन सकता है एक कटायन और एक बन सकता है अनायन। इस कटायन का साइज पेरेंट एटम से हमेशा क्या होगा, कम, और इस अनायन का साइज पेरेंट एटम से हमेशा क्या होगा, मोर, ठीक है। ये होगा लेस और ये होगा मोर। तो अनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और कटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, हमेशा कम होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं साइज। नेक्स्ट बात आती है कि मोनो एटॉमिक कटायन। अब एटोमिसिटी हमें पता है, एटोमिसिटी मतलब द नंबर ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, एक कंपाउंड में होते हैं, ठीक है, कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उसको बनाने के लिए। तो मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम है, पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे, मैनी, ऐसे बोल सकते हो। मोनो एटॉमिक अनायंस या अनायंस हो, कटायंस हो, आप बोल सकते हो। मोनो एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, दोज आयंस व्हिच आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम्स, राइट, एक ही एटम से। जैसे Na पॉजिटिव, ये मोनो एटॉमिक है, Mg2 पॉजिटिव मोनो एटॉमिक है, उन्हें कहेंगे मोनो एटॉमिक आयंस और सिंपल आयंस, ठीक है। जैसे Ca2 पॉजिटिव, ये मोनो एटॉमिक है। इस टाइप के आयंस को क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक आयंस। क्या NH4 पॉजिटिव मोनो एटॉमिक है, नहीं। दोज आयंस व्हिच आर फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट, जो बनते हैं कहां से, ग्रुप ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम जॉइन टुगेदर आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस और कंपाउंड आयंस, ठीक है। उन्हें क्या कहते थे, पॉलीएटॉमिक आयंस और कंपाउंड आयंस। मतलब आप सिंपल कहेंगे, अगर एक ही एटम है, अगर सिंगल एटम है, सिंगल, तो आप कहेंगे कि वो क्या है, मोनो एटॉमिक। अगर मोर देन वन है, मोर देन वन एटम है और उस पर चार्ज है, मोर देन वन एटम कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। उस अब पॉजिटिव कितना है उस बात से मतलब नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे वन पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव, तो इस बात से मोनो एटॉमिक नहीं बोल रहे हैं हम। मोनो एटॉमिक किस बात से बोल रहे हैं कि सिंगल एटम है, पॉजिटिव कितना भी हो उसे हम मोनो एटॉमिक ही बोलेंगे। Al3 पॉजिटिव को कि मोनो एटॉमिक ही बोलेंगे, और NH4 पॉजिटिव हो या फिर ज्यादा पॉजिटिव हो, उन सभी को क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक ही बोलेंगे। जैसे S3O पॉजिटिव है तो उसको भी क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव की वैल्यू से डिसाइड नहीं कर रहे हैं मोनो और पॉलीएटॉमिक, मोनो एटॉमिक सिंगल एटम और पॉलीएटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम। सो NH4 पॉजिटिव और S3 पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव की वैल्यू तो 1 है तो मोनो नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक, क्योंकि मोर देन वन एटम, जैसे इसके अंदर 5 एटम्स हैं और इसके अंदर 4 एटम्स हैं। इस तरीके से एक से ज्यादा अगर एटम्स प्रेजेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा है तो उसे कहेंगे हम पॉलीएटॉमिक आयन। क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे। मोनो एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अमोनियम आयन एक मोनो एटॉमिक कटायन है। सही बात, गलत बात। मोनो एटॉमिक हम बोलेंगे किसके लिए, जिसमें सिंगल एटम हो। क्या इसमें सिंगल एटम है, नहीं, इसमें है 5 एटम। 5 एटम मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब ये पॉली एटॉमिक कटायन है, पॉली एटॉमिक है ये। तो चार्ज देख के बात नहीं करनी है, चार्ज देख के तो सिर्फ बताना है कि कटायन है अनायन है, और एटम्स देख के बताना है कि मोनो एटॉमिक है पॉली एटॉमिक है। चार्ज अगर 2 पॉजिटिव है तब भी कटायन, 3 पॉजिटिव है तब भी कटायन, 4 पॉजिटिव है तब भी कटायन। ये भी क्या है, पॉली एटॉमिक अनायन। ये भी क्या है आपका, पॉली एटॉमिक अनायन।
which are formed by the joining of two types of atoms, nitrogen and hydrogen, NH4 पॉजिटिव के केस में, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द सेकंड केस जो कि हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेगेटिव का मतलब होता है अनायन, पॉजिटिव का मतलब होता है कटायन, और दो एक से ज्यादा एटम है तो पॉली एटम है, और एक एटम है तो मोनो एटम है। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। अब ये आयन्स जब कंबाइन होते हैं, जैसे देखो आयनिक कंपाउंड्स कब बनेंगे, जब कटायन और अनायन कंबाइन होंगे। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब आयन से बनने वाले कंपाउंड्स, और आयन्स कौन से होते हैं, एक कटायन होते हैं एक अनायन होता है। तो दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस, कौन से आयंस, कटायंस जो कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, कौन से आयंस, अनायंस जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज। बस ये तो बातें ध्यान रखनी है। अब क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, अपोजिट चार्ज, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड दीस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। कोई एग्जांपल बताइए, जैसे Na पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रखा है और बना रखा है NaCl, एक अच्छा खासा सॉलिड क्रिस्टल बना रखा है इसने। द फोर्सेस व्हिच होल्ड द आयंस टुगेदर इन एन आयनिक कंपाउंड आर नोन एज आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जो फोर्सेस इनको क्या करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। एग्जांपल क्या है आप ले सकते हो, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट NaCl। ठीक है, ये क्या है आपके आयनिक कंपाउंड है, whose one molecule is made up of one calcium ion, ठीक है, and two nitrate ions NO3 नेगेटिव, मेकिंग द ओवरऑल चार्ज ऑन कैल्शियम नाइट्रेट 0। देखो Ca2 पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है, NO3 एक नेगेटिव है, पर कितने जुड़े हुए हैं, दो, तो टोटल नेगेटिव कितना हुआ, 2 नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव कितना हुआ, 2 पॉजिटिव, तो क्या हो गया, न्यूट्रल। ओवरऑल चार्ज ऑन एन आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज 0। आप कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, KNO3 ले लीजिए, NaNO3 ले लीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए, एटसेट्रा, ये सब भी क्या है आपके, ये सभी इन सभी का चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो बहुत बड़ा सा क्रिस्टल बना हुआ है, बस हमें ये ढूंढना है। मान लीजिए आपसे मैं कहूं एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, जो डाइस वाला गेम नहीं होता उसमें क्यूब्स बनी होती हैं, तो वो जो डाइस है वो किससे बना हुआ है, एक्चुअली में वो एक क्यूब से बना हुआ है। तो ये क्यूब बार बार रिपीट हो रही है इस तरीके से, इस तरीके से, और वो एक डाइस बन गया। तो जो सिंपलेस्ट यूनिट है कि जिस यूनिट को बार बार रिपीट करने से वो कंपाउंड आ रहा है, उसे हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट। द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट इज कॉल्ड ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। मान लीजिए NaCl का कोई आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, अब हम उसको ये थोड़ी कहेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी फॉर्मूला यूनिट क्या है, NaCl। ये चीजें ध्यान रखनी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज दे एग्जिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आयंस, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम फॉर्मूला यूनिट बता सकते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम उन्हें, फॉर्मूला यूनिट से। ये चीज ध्यान रखनी है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मान लीजिए मैं किसी एक चीज को, मान लीजिए मैंने एक इस टाइप का स्ट्रक्चर लिया और इसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसी को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसी को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसी को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। उस बड़े से स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या देखना है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये स्ट्रक्चर, तो ये उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, खत्म बात। इस तरीके से ही आप समझ सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स में फॉर्मूला यूनिट होती है। एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जो कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, पर दे शुड बी इन इक्वल नंबर, दे शुड बी इन इक्वल नंबर। मान लीजिए 10 सोडियम है तो 10 ही क्या होने चाहिए, क्लोराइड होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है ताकि जो एक्चुअल उस पे चार्ज है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। सो द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड शुड बी Na पॉजिटिव एंड, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, Na पॉजिटिव बहुत सारे हैं और Cl नेगेटिव भी बहुत सारे हैं, बट और उसका जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और होल एन, यहाँ पे n एक लार्ज नंबर है, बट हम n के लार्ज नंबर को डिनोट बता तो सकते नहीं, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में बहुत सारे स्ट्रक्चर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होंगे बट इक्वल रहेंगे। तो NaCl इज द सिंपलेस्ट, तो इसका सिंपलेस्ट क्या हुआ, NaCl इज द सिंपलेस्ट वन, NaCl इज द सिंपलेस्ट formula of sodium chloride and thus the formula unit of sodium chloride is NaCl। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पर मूव करेंगे फॉर्मूला मास। अब देखो अगर मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास, अगर फॉर्मूला यूनिट है तो फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स फॉर्मूला यूनिट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए कार्बन 12, और कार्बन 12 का भी कौन सा लेना है, C12 आइसोटोप टेकन एज 12 यूनिट्स। एग्जांपल, मान लीजिए आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है इस K2CO3 का, तो सेम मेथड है जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे किसी मॉलिक्यूल का, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस तो रहेंगे, इसमें भी तो एटम्स ही हैं, जैसे K2CO3 है तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू मास ऑफ 2 पोटेशियम एटम्स प्लस मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस 3 मास ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। मास ऑफ 2 पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 39, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए। पोटेशियम का कितना होता है 39, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो ये कितना हो गया 78, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 48, ये कितना आ जाएगा आपका 138 U। तो K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम कार्बोनेट, जिसका
फॉर्मूलेट मास आपको दे रखा है 138 यू। क्या आप यू यूज कर सकते हैं? नहीं, हम एएमयू भी यूज कर सकते हैं, बट रिसेंटली हम जो यूज कर रहे हैं वो है यू। यू मतलब यूनिफाइड मास और एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए केमिकल ऑफ ए मॉलिक्यूल। मान लीजिए मैंने लिख दिया K2CO3। तो ये केमिकल फॉर्मूला ये दिखा रहा है कि इसमें एक दो तो पोटाशियम है, इसमें एक कार्बन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो ये बातें कौन दिखा रहा है? K2CO3। मान लीजिए मैंने लिखा NaCl। तो ये कौन दिखा रहा है कि इसमें एक सोडियम है, एक Cl है इस फॉर्मूले में। तो केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड और एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड और एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स। सिंबल्स यहाँ पे यूज होते हैं एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और कितने एटम्स उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उस एटम के प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो हम दिखाएंगे एज ए सब्सक्रिप्ट यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन विच सिंबल रिप्रेजेंट द एलिमेंट एंड सब्सक्रिप्ट रिप्रेजेंट हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे S8 हो गया, जैसे P4 हो गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट वो एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स, एलिमेंट कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो H2 है। ठीक है, Cl2 की बात करें तो यहाँ पे 2 Cl है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन वो होना चाहिए H2। इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट टू हाइड्रोजन एटम्स टू हाइड्रोजन एटम्स सेपरेट, टू सेपरेट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्रेजेंट का मतलब है इस, अगर मैं H2 लिखूं तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। और अगर मैं 2H लिखूं तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, जबकि H2 बता रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है वन मॉलिक्यूल, तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वही बात हो गई। द केमिकल, देखो एलिमेंट्स मतलब जिसमें एक ही टाइप के हों और कंपाउंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, जैसे HNO3 इन विच सिंबल्स रिप्रेजेंट विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। जो H दिखा रहा है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सिंबल क्या दिखा रहा है कि कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एंड द सबस्क्रिप्ट शोज अस हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और सब्सक्रिप्ट दिखा रहा है, जैसे मैं पूछूं इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है तो आप कहेंगे 3, इसमें कितने नाइट्रोजन एटम आप कहेंगे 1, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम आप कहेंगे 1। तो इस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है 2 और कितने ऑक्सीजन एटम है 1। आप सीधा सा देख के बता सकते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या हो गया? H2O। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वाटर की बात करें, आप H2SO4 की बात कर सकते हैं, आप HNO3 की बात कर सकते हैं, आप K2Cr2O7 की बात कर सकते हैं, आप KMnO4 की बात कर सकते हैं, आप किसी भी एटम के किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप KMnO4 की बात कर रहे हैं, मैं पूछूं K कितने हैं इसमें 1, Mn कितना है इसमें 1, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 4। तो इजीली आप बता सकते हैं। अगर मैं पूछूं एटोमिसिटी कितनी है तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 2 और 4 6। तो इसकी एटोमिसिटी क्या होगी? 6। और ये पॉली एटोमिक मोनो एटोमिक है? ये है पॉली एटोमिक। कैसा है ये? पॉली एटोमिक। मोनो एटोमिक का मतलब होता है जिसमें एक ही एटम होगा, इसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो ये पॉली एटोमिक हो गया। इस तरीके से जैसे हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2, सल्फर कितना है इसमें 1, ऑक्सीजन कितने 4। जैसे इसमें हाइड्रोजन कितने 1, नाइट्रोजन कितने 1, ऑक्सीजन कितने 3। इस तरीके से आप, जैसे इसमें पोटेशियम कितने 2, क्रोमियम कितने 2, ऑक्सीजन कितने 7। इस तरीके से आप क्लियरली बता सकते हैं। अगर मैं एटोमिसिटी पूछूं तो 2 और 2 4 और 7 11, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 11। तो इस तरीके से आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करता है और फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है? इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट आर डिनोटेड बाय देयर सिंबल्स। बिल्कुल ठीक बात है। एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर डिनोटेड बाय राइटिंग देयर नंबर्स एज सबस्क्रिप्ट। मान लीजिए कोई भी आप सिंगल फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने लिखा NaCl, तो मैंने यहाँ पे 1 1 नहीं लिखा है क्योंकि 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं 1 और Cl कितने 1। मान लीजिए मैंने लिखा कोई और फॉर्मूला एक्सेट्रा HCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 1 और Cl कितने 1। मान लीजिए मैंने कोई और फॉर्मूला लिखा जैसे SO2, तो सल्फर कितना 1 और ऑक्सीजन कितने 2। तो ये जो नंबर है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। तो इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट आर डिनोटेड बाय देयर सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं उनके सिंबल से, सल्फर को S से, ऑक्सीजन को O से। उसके बाद एंड
आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर डिनोटेड बाय द राइटिंग देयर नंबर्स एज सब्सक्रिप्ट्स टू द सिंबल्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट, जैसे कि मैंने वाटर का एग्जांपल लेकर आपको बताया। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात कहती है व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड द मेटल इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब आप आयनिक कंपाउंड्स को लिखते हैं तो जनरली जो मेटल लिखा जाता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। जैसे NaCl में आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड में Na पहले आया। मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड लिखेंगे तो कैल्शियम पहले आया। मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड लिखेंगे तो मैग्नीशियम पहले आया। तो मेटल का नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल है वो राइट हैंड साइड मतलब बाद में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। द नेम ऑफ द मेटल रिमेन्स एज सच बट द नेम ऑफ द नॉन मेटल इज चेंज्ड हैविंग द एंडिंग आइड। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की बात करें तो इसका नाम है मैग्नीशियम आयन, बट O2 नेगेटिव की बात करूं तो इसका नाम ऑक्सीजन नहीं है, इसका नाम है ऑक्साइड आयन। क्या नाम है? ऑक्साइड आयन। इस तरीके से एंडिंग होती है आइड के साथ। किसके साथ? आइड के साथ। मान लीजिए Na की बात करूं तो Na पॉजिटिव तो सोडियम आयन है, और अगर Cl नेगेटिव की बात करूं तो Cl नेगेटिव क्लोरीन नहीं है, ये है आपका क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड आयन। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए H2 नेगेटिव सल्फाइड आयन, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, और N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन। तो ये चीजें आपकी क्या दिखा रही हैं? ये चीजें दिखा रही हैं कि किस तरीके से आप एक मेटल और नॉन मेटल के नाम में मेटल को पहले लिखना और नॉन मेटल को बाद में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो क्या है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल्स आर रिटन इन सच ए वे दैट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसा कि मैंने बताया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो लेफ्ट में लिखा जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की टर्म में बात करें तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेफ्ट में लिखा जाएगा। तो अगर दो नॉन मेटल्स के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी फॉर्मूले को लिखते टाइम, तो उसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो राइट में लिखा जाएगा। In naming molecular compounds, the name of the less electronegative metal is written as such, but the name of the more electronegative element definitely उसको end करेंगे with ide। Example आप देखेंगे जैसे H2S। H2S के एग्जांपल में आप देखेंगे जैसे H को तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन, क्योंकि ये ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू सल्फर। और सल्फर को हम सल्फर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सल्फाइड। क्या लिखेंगे? सल्फाइड। तो ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रोटानेक स्मेल होती है, ठीक है। HCl को क्या लिखेंगे हम? हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं, इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्योंकि जो पीछे वाला नॉन मेटल है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका नाम लिखा जाता है विद द एंडिंग आइड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। व्हेन देयर आर मोर देन वन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, देन द नंबर ऑफ एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। मोनो 1 के लिए लगाते हैं, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए। इस तरीके से हमें वो क्या लगाना पड़ते हैं? उनके आगे नाम लिखना होता है। मान लीजिए CO लिखा तो यहाँ पे एक ही O है और एक ही कार्बन है, तो मैं लिखूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड। उसने कहा है कि व्हेन देयर आर मोर देन वन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको इंडिकेट करेंगे हम विद प्रॉपर प्रीफिक्स। जैसे CO2 है, CO2 का नाम क्या होगा? C का मतलब कार्बन, और ऑक्सीजन के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑक्साइड। पर कितने ऑक्साइड है ये कौन बताएगा? वो कह रहा है 2, तो 2 के लिए हम क्या लगाना? डाई, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर जैसे CCl4 है तो C के लिए हमने लगाया कार्बन। कितने क्लोराइड है? 4 क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए SO2 लिखो तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 लिखो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। The prefixes are needed in naming those binary compounds in which two non-metals form more than one compounds by having different number of atoms। प्रीफिक्स की नीड वहीं पर होती है जहां पर दो नॉन मेटल मिलके एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना सके। जैसे NO भी पॉसिबल है, NO2 भी पॉसिबल है, N2O5 भी पॉसिबल है, N2O3 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली हमें प्रीफिक्सेस लगाने पड़ेंगे ताकि हम उनमें डिफरेंस कर सके, ठीक है। जैसे अगर टू नॉन मेटल्स, अगर मान लीजिए CH4 लिखा तो सिर्फ CH4 ही है, ठीक है, इसको बोलेंगे मीथेन। तो मैंने क्या बोलेंगे यहाँ पे टू नॉन मेटल्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड। जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। जैसे यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, वो ये है, आप देखिए ध्यान से। इफ टू नॉन मेटल्स form only one compound then prefixes are not used in naming such compounds। अगर एक ही टाइप के कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन सल्फर मिलकर H2S बनाते हैं, तो H2S के केस में आपको डाई हाइड्रोजन सल्फाइड लिखने की नीड नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड।
ठीक है, हाइड्रोजन एंड सल्फर कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन कंपाउंड H2S, सो H2S इज नेम्ड एज हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके लिए हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड या डाई हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड की जरूरत नहीं है। इन ए केमिकल फॉर्मूला हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। केमिकल फॉर्मूला में मैंने आपको बता चुका हूं कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो लेफ्ट हैंड साइड में और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है, अब किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिखेंगे वो बात हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।